पूरा इक्विटी वो मार्केट्स कैपिटलाइजेशन हाँ तेजस एफआरएम में कितने लेवल पार्ट 1 पार्ट 2 ही सामने एक बार होता है 2 बार मेन अब ये 1 सेकंड में हाँ बताइए अभी ध्यान फिर मर्जर से रिस्क में आना पड़ेगा क्रेडिट साइड प्रोग्रेस करना क्रेडिट साइड बोलते हैं तो मैंने भी बोला था लोन रिटेल लोन होता है क्रेडिट साइड में which is more fancier credit card रिटेल में कार टू व्हीलर ओके लेट अस स्टार्ट। सी हम क्या कर रहे हैं, तो जो पोर्टफोलियो करके टॉपिक है बराबर, उसका फर्स्ट सेशन है राइट। पोर्टफोलियो में जो प्रैक्टिकल चीजें आती हैं उसका ये आज शुरुआत है राइट। तो सीएफए में तो पोर्टफोलियो करके अलग सब्जेक्ट है और उसमें टॉपिक्स है रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 और पार्ट 2 बराबर। और सीएफए में भी ऐसा है कि पोर्टफोलियो में भी आता है, क्वांट में भी आता है थोड़ा थोड़ा करेक्ट। और एफआरएम, तो एफआरएम में बुक 1, एफआरएम में बुक 1 है
FRM में बुक 1 है, उसमें एफिशिएंट फ्रंटियर और CAPM करके चैप्टर है 8 या 9, और फिर उसके रिलेटेड 2-3 चैप्टर्स है, तो वो पार्ट शुरू हो रहा है। बुक 1 में जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना वो यही है, राइट। 2020 की FRM की बुक्स कल डिस्पैच होगी, तो अभी तक मैंने बुक 1 किसी को नहीं दी है, तो आज और नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें सिर्फ अपने नोट्स लिखना। CFA में भी मैं जो अभी करवाऊंगा वो 1:1 कॉरेस्पॉन्ड नहीं होगा। आई एम फर्स्ट गिविंग यू ऑल द बेसिक्स, राइट, और फिर मैं दिखाऊंगा बुक में कहां तक चला है 2-3 लेक्चर्स के बाद। ओके, तो सबसे पहले एक चीज समझो कि रिस्क एंड रिटर्न जो होता है ना, वो या तो हिस्टोरिकल होता है, राइट, या फ्यूचर का होता है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको एक्स पोस्ट बोलते हैं और इसको एक्स एंटे बोलते हैं, बराबर। और ये दोनों हमको आने चाहिए, बोथ द मेथड वी शुड नो, राइट। तो पहले हिस्टोरिकल देखते हैं कि अगर रिटर्न्स दिए हैं, अगर रिटर्न्स दिए हैं ऑलरेडी, हिस्टोरिकल मतलब ऑलरेडी हो चुका है, राइट। सपोज पिछले 3 साल का रिटर्न ये है, या 5 साल कर दो, राइट, अलग अलग रिटर्न्स है, ये मैंने पिछले 5 साल का लिखा, तो ये क्या है, हिस्टोरिकल है, ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका एक तो मैं एवरेज ढूंढ सकता हूं। सपोज कोई कस्टमर पूछे कि भैया कितना है एवरेज आएगा रिटर्न, राइट, तो पोर्टफोलियो में 2 एवरेज यूज होता है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, राइट। अरिथमेटिक मीन तो हमको आना चाहिए, अरिथमेटिक मीन तो हमको आना चाहिए, टोटल करो डिवाइड बाय 5, 6 पॉइंट कितना, 6.6, दिस इज द अरिथमेटिक मीन, राइट। ज्योमेट्रिक मीन कैसे ढूंढते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे ढूंढते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन में ये सारे परसेंटेज है ना, उसको एक तो डेसिमल करना पड़ेगा और सब में 1 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 15% है तो 0.15 और 0.15 के बदले 1.15, राइट, तो 1.15, ये क्या आएगा -0.05 और +1 मतलब 0.95, 1.08, 1.10, अगेन 1.05, सबको मल्टीप्लाई करो और रेस टू 1/5, क्योंकि 5 चीजें तो रेस टू 1/5 है, और जो आंसर है उसमें से -1, जो आंसर आए उसमें से -1, समझ लो। तो कैलसी में कैसे करना है देख लो, मल्टीप्लाई करो, फिर y रेस टू x ब्रैकेट में 1/5, સર 1 માઇનસ કર્યું આપણે બધામાં 1 એડ પહેલા બધા 1 એડ કર્યું અને છેલ્લે 1 માઇનસ કરીએ। क्या हो रहा है, (0.0639) और -1 है ना, तो 0.0639, दैट मीन्स 6.39%, दैट मीन्स 6.39%। अरिथमेटिक मीन था 6.6%, ये 6.39%। Always geometric mean will be lower than arithmetic mean. It's a mathematical property. ये geometric mean कम ही आएगा arithmetic mean से, और अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये सब की बात कर रहे हैं तो दिस इज बेटर, वी शुड यूज geometric mean, समझ रहे हो। जनरली अपने इंडिया में नहीं होता है, बट इंटरनेशनली होता है।
कोई पूछे, सपोज कोई म्यूचुअल फंड के लिए आप काम करते हो, तो कोई बोले कस्टमर कि पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न कितना, तो अपने यहाँ जनरली सादा एवरेज निकाल के देंगे अरिथमेटिक मीन। एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि हम तो कंपाउंडिंग करते हैं ना। अगर मैं 6.6% अरिथमेटिक मीन बोलूं तो 100 का 106.6 होना चाहिए और फिर वो 106.6 पे फिर से 6.6 मिलना चाहिए। वो जो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद अरिथमेटिक मीन। वो किससे कंसिस्टेंट है? वो ज्योमेट्रिक मीन से कंसिस्टेंट है। तो अगर कस्टमर को मैं बोलूं कि पिछले 5 साल में हर साल you want 6.6% on a compounded basis, that's a wrong statement to make. I will have to tell him that you have made 6.39% every year on a compounded basis for the last 5 years. Right? तो historical data है, ये सब हम क्या कर रहे हैं? Historical data. तो we should use geometric mean. समझ में आया? अच्छा, फिर ये तो एवरेज आया। Average means return, right? But what about risk? What about risk? Risk मतलब क्या? फ्लक्चुएशन। सपोज एक सामने ये प्रोडक्ट है, दिस इज वन प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट ऐसा है $12 9 8 13, और ये अपना ओरिजिनल तो है ही। रिस्की कौन सा ज्यादा है? नीचे वाला रिस्की है ना। इंस्टिंक्टिवली यू कैन सी कि नीचे वाले में वेरिएशन बहुत है, कभी माइनस में भी पहुंच रहा है, कभी 15 भी पहुंच रहा है, जबकि ये सब 9-10% के आजू बाजू ही खेल रहा है। तो एज यू करेक्टली सेड, दिस इज रिस्कियर, बट हाउ टू पुट अ नंबर ऑन इट? नंबर तो चाहिए ना कि रिस्की ज्यादा है, लेकिन क्या, व्हाट इज द क्वांटिटी? तो स्टैटिस्टिक्स में उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। और वो कैसे फाइंड होता है? तो पहले वेरिएंस होता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से जो अरिथमेटिक मीन है वो माइनस करने का, राइट? तो 15 माइनस 6.6 उसका स्क्वायर करने का। ऐसा सबके लिए करो और ऐड करो। सबके लिए करो, ऐड करो, डिवाइड बाय n या n-1। जनरली फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में हम नीचे n-1 रखेंगे, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ सैंपल डेटा। मतलब हमारे पास लिमिटेड डेटा होता है, पूरा डेटा नहीं होता है। ऐसा रूल है, ये सैंपल है ना, तो नीचे एक कम रखने का। और फाइनेंस और पोर्टफोलियो तो जनरली सैंपल ही होता है, ऐसा। स्टूडेंट बढ़ कैसे है? जो कोई कोर्स हो दो पढ़ता है। वही कर रहा हूँ। आंसर लाओ इसका। है? नहीं, स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैल्सी, अपना अपना कैल्सी देखो। सबसे पहली बात देखो, सेकंड फॉर्मेट, उसमें डेसिमल 9 होने चाहिए। तो 9 और एंटर, फिर डाउन एरो करो, 1 2 3 4,
डाउन एरो करो 4 बार, तो स्क्रीन पे CHN देखना चाहिए। अगर CHN है तो ठीक है, अगर AOS है, अगर AOS दिख रहा है तो सेकंड करके ऊपर एंटर लिखा है, सेकंड करके ऊपर एंटर लिखा है, हैं? बराबर, तो CHN आया, सॉरी मेरी गलती है, AOS होना चाहिए, तो AOS कर दो सेकंड करके वापस। हाँ, सेकंड फॉर्मेट CHN जो दिख रहा है उसमें सेकंड एंटर, AOS होना चाहिए, बराबर, AOS होना चाहिए। सेकंड करके एंटर करके हाँ आ जाएगा, सेकंड करके एंटर कर लो, आ जाएगा। समझो, उसके बाद 9 लिखा ना, 9 अभी 4 बार डाउन करो, CHN आ गया, सेकंड एंटर। एक बार अगर AOS आ गया राइट, तो क्या होगा, ये जो ब्रैकेट्स है ना वो आप कंटिन्यूअस टाइप कर सकोगे, राइट। मतलब आपको क्या करने का, देखो पहला तो सिंपल है, 15 माइनस 6.6 इज इक्वल टू और फिर x स्क्वायर, तो 70.56 आएगा। 15 माइनस 6.6 उसका स्क्वायर, तो निकाल दो, हाँ निकाल दो। हाँ, तो x01 दिख रहा है ना, तो 15 टाइप करो और एंटर करो, परसेंट कोई नहीं, 15 और एंटर, बराबर, फिर डाउन एरो,
राइट। तो Y1 y1 = 1 तो दिख रहा है, हाँ तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, और डाउन जाओ x02, हाँ राइट। तो 5 नेगेटिव और एंटर, 5 नेगेटिव और एंटर, ऐसे डाउन डाउन करके 5 एंटर कर लो, 5 डेटा एंटर कर लो। Y02 1 आएगा। हाँ वो 1 ठीक है, फिर और आगे जाओ, 103 में 8, अभी 101 आ गया, 105 Y05 1 आ गया सर। 5 एंटर हो गए। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? Y05 आया ना। एंटर दबाना है। गलत कुछ दबा दिया होगा, डाउन एरो के बदले कुछ और कर दिया होगा। वापस अभी ऑफ करके करो, वेट करो। फिर से सेकंड 7 में चले जाओगे ना, और क्लियर कर दो। Y4 के बाद सीधे X1 आ रहा है। Y01 2 3 वेटेड માટે इधर बे वेरिएबल હશે ત્યારે બે વખત હશે ના બે વખત નહીં, બે વેરિએબલ હોય, એક બીજું નહીં, એક સ્ટોક 1 1 સ્ટોક 2 હોય। सबका एंटर हो गया। हाँ बस फिर सेकंड के बाद 8 नहीं, क्यों हो रहा है ऐसा? हो ही नहीं सकता, ध्यान से करो। ये Y05 के सीखो बाद उससे। Y05 बस कुछ नहीं, सेकंड करके 8, सेकंड करके 8, ओके तो LIN मतलब लीनियर, वो ठीक है। डाउन एरो करो, सो 1 माइनस b आ N = 5। माइनस को है ना, मतलब 5 डेटा डाले, ठीक है। फिर डाउन डाउन करते जाओगे ना, X बार फिर डाउन ये आ करोगे गया ना। 7.4। हाँ सर, SX दिखाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और X बार भी दिखाएगा, मतलब एवरेज। X बार ऊपर वाला 6.6। मतलब अरिथमेटिक मीन भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक बार फिर से ट्राई कर लो। मतलब अरिथमेटिक मीन भी सीधे निकाल सकते हैं। हाँ, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी करो, उसमें करो ना, वो ना हो गया। શું હોય છે एक गलत डेटा में कुछ प्रॉब्लम होगा। वेरिएंट ठीक है आया चला गया। गया भाई नीचे चला गया, नीचे गिर गया वो। एक्स बार तो नहीं है सर एसएक्स પછી શું આવે છે एक બીજો एग्जांपल લઈ लो, एक काम करो, ठहरो ठहरो, अपने एक चीज करते हैं। अभी भी आ रहा है। સર સિગ્મા એક્સ શું આવે સિગ્મા એક્સ ની આપણે જરૂર નથી, SX સિગ્મા એટલે પોપ્યુલેશન હોય, આપણો સેમ્પલ જોઈએ। કોણ સાની પર જ હશે બેવ લીધા છે आंसर भी आता બેવ है। લીધા છે चेंज नहीं हुआ। सुनो मेरी बात सुनो, ये डेटा हम ले रहे हैं, राइट, इंफोसिस और TCS, सपोज दो स्टॉक से A और B, ये पिछले 5 साल का डेटा है, बराबर। तो इसका एवरेज निकालो और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और इसका भी निकालो। आराम से, क्योंकि इसका ही यूज फिर आगे कर रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। TCS हाँ, दो अलग डेटा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं, दो अलग अलग करो। एक बार इसका करो, एक बार इसका करो।
Second step. Second last. सेकंड और क्लियर वर्क सिंगल हो जाता है फिर वापस नहीं कर सेकंड डेटा हाँ आज भी तो ठीक हाँ कितना आया? 2 इसका एवरेज 2 और स्टैंडर्ड डिवीजन 7.97 और इसका एवरेज 1.2 ठीक है बराबर। अच्छा तो ये हमको आ गया कि भाई इंडिविजुअल कोई एसेट है, स्टॉक है या कुछ भी है, उसका रिस्क और रिटर्न कैसे निकाले। रिटर्न एरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन और रिस्क के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन, राइट। लेकिन पोर्टफोलियो में इंडिविजुअल रिस्क के बदले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि एक दूसरे के बीच में कनेक्शन कितना है। समझ लो अब इन्फोसिस और टीसीएस में पोर्टफोलियो में रखूं मेरे तो ऑलमोस्ट दे विल बिहेव सिमिलरली, राइट, क्योंकि दोनों आईटी है, दोनों लार्ज कैप है, तो एक ऊपर जाएगा दूसरा ऊपर जाएगा, एक नीचे होगा दूसरा भी नीचे होगा। तो जब एक साथ चल रहे होते हैं तो रिस्क रिडक्शन उतना नहीं होता है, देयर इज नॉट मच रिस्क रिडक्शन। बट अगर ऐसी आइटम है कि इन्फोसिस के साथ मेरे पास सपोज आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एक एक्सपोर्टर है, एक इंपोर्टर है, तो एटलीस्ट रुपये और डॉलर रेट का जो फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग रुपी है तो इन्फोसिस को नुकसान लेकिन आईओसी को फायदा, और वीक है तो आईओसी को नुकसान लेकिन इन्फोसिस को फायदा। इन शॉर्ट अगर दो चीज उल्टी चलती है एक दूसरे से तो रिस्क कम हो सकता है, राइट। सो अगेन वी वांट टू क्वांटिफाई दैट, राइट। इन्फोसिस टीसीएस रिलेशनशिप पॉजिटिव होगी, इन्फोसिस आईओसी उतनी पॉजिटिव नहीं होगी। सो अगेन वी नीड अ नंबर, उस नंबर का एक नाम है, उस नंबर का नाम क्या है? कोवेरियंस। उस नंबर का नाम क्या है? कोवेरियंस। एक के लिए वेरियंस था तो दो के लिए कोवेरियंस है, राइट। और कोवेरियंस कैसे ढूंढते हैं? कोवेरियंस कैसे ढूंढ सकते हैं? तो कोवेरियंस ए बी, सी प्रोसीजर वेरियंस वाली है कि ए का डेटा लो 5 माइनस उसकी एवरेज 2, लेकिन जो स्क्वायर करते थे ना उसके वाले मल्टीप्लाई करो रिस्पेक्टिव डेविएशन ऑफ बी, मतलब 8 माइनस 1.2, और ऐसा सब पेयर्स के लिए करो, डू इट फॉर ऑल द पेयर्स। थोड़ा टाइम पास होगा बट जरूरी है।
डिवाइड बाय तो वही 5 माइनस 1, थोड़ा है लास्ट में बताऊंगा सर तो बेसिक है ना, इतना सिंपल भी नहीं। ये सब सैंपल वाला डेटा होता है। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, पॉपुलेशन डिवाइड बाय एन, सैंपल होता है तो माइनस, और फाइनेंस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये सब में सैंपल ही होता है। मतलब ये हम 5 साल का डेटा ले रहे हैं। हाँ तो 4 लेने का। अगर पॉपुलेशन क्या होगा? पॉपुलेशन तो आइडियल चीज है ना। हाँ, डेली भी हो ये सकता सब है। डेटा तो वो तो जनरली कभी होगा ही नहीं अपने पास। हाँ, डेली भी होगा, वही ना। दिन में 3 बार भी होगा हाँ, वैसे। तो वो तो एक आइडियल चीज है, तो वो तो कभी होने नहीं वाला। एक बार सर ये 100 डिवीजन का यूज क्या होता है? रिस्क फ्लक्चुएशन, कितना फ्लक्चुएशन मतलब सिंगल चीज के लिए। मतलब इसका 7.97 है। हाँ मतलब ये इसका फ्लक्चुएशन ज्यादा है, हम्म, ऐसा मान सकते हैं। बट टू व्हाट मतलब इसके अगेंस्ट? नहीं इसके बराबर है, इसके मुकाबले ये तो ज्यादा है ना, 8.16 आया। वो 7.97 ज्यादा है ना, हाँ, बस वो उतना कम- बोल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। पर ये 8.16 हाँ। किसकी वजह से चेंज होगा ऐसा कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई कुछ फैक्टर के रिलेटेड कुछ भी नहीं। सिर्फ हाँ ऐसा बोल सकते हो कि जो एवरेज है ना हाँ उससे ज्यादा भटकेगा, हाँ हाँ, उतना बोल सकते हैं बस। कंपैरेटिवली Comparatively, ओके। और ये जो हमने मतलब उसका प्राइसेस का कर रहे हैं, रिटर्न ओनली रिटर्न 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 का ओके। तो मतलब रिटर्न की वजह से कितना रिस्क बैठ रहा हाँ। है वो अपने वो साथ फाइंड कर रहे हैं। फाइंड कर। कितना आ रहा है कोवेरियंस? 8.5 साइन का ध्यान रखना, सबका आ रहा है 8.5। ओके, तो कोवेरियंस ए बी इज 8.5 एंड बाय द वे इसका वेरियंस या कोवेरियंस का यूनिट क्या होगा? परसेंटेज स्क्वायर, क्योंकि हमने सारी चीजें परसेंटेज में ली है, बराबर। अच्छा, तो कोवेरियंस तो आ गया 8.5 और ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया, तो इतना बोल सकते हैं कि इंफोसिस और टीसीएस एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक बढ़ता है दूसरा बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा घटता है। मतलब वी कैन कमेंट अबाउट द डायरेक्शन, राइट, बट इसमें एक लिमिटेशन है कि डायरेक्शन तो बराबर है कि हाँ साथ साथ चलते हैं, बट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप? हमेशा करेंगे कि कभी कभी करेंगे? मेरी बात समझ रहे हो? कोई पॉजिटिव चीज ऐसी होगी ना कि जैसे मोदी और अमित शाह, तो 10 में से 9 बार एक साथ ही चलेंगे, लेकिन मोदी और नीतीश कुमार तो 10 में से 5 बार ही चलेंगे, राइट? तो साथ चलेंगे तो डायरेक्शन मिल गया, बट व्हाट इज द स्ट्रेंथ, राइट? तो उसके लिए एक बेटर मेजर है विच इज कॉल्ड, नाम सुना होगा, कोरिलेशन, विच इज कॉल्ड कोरिलेशन। आप बुक्स में देखोगे तो उसका सिंबल ऐसा होता है रो, बट आई यूजुअली प्रिफर आर। ए और बी के बीच का कोरिलेशन तो आर ए बी, और उसका डेफिनेशन क्या है? कोवेरियंस ए बी डिवाइड बाय इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन, एस एंड एस बी, राइट? तो हमारे केस में क्या होगा कि 8.5 अपॉन 7.97 इंटू 8.16, तो देखो क्या आ रहा है, .1 के करीब, 0.13, राइट? 0.13, समझे? 0.13। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जो कोरिलेशन है ना वो हमेशा डिफाइंड रेंज में होता है, -1 से +1, राइट? इट हैज गॉट अ डिफाइंड रेंज -1 to +1। कोवेरियंस में ऐसा नहीं है, 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, -5 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ देख के कमेंट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ देख के कमेंट कर सकते हैं। 0.13 मतलब पॉजिटिव है, बट उतना खास पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 से तो बहुत दूर है ना। 0 मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं, 1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव, -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव,
राइट। तो अगर यही नंबर 0.83 या 0.93 आता तो आई कुड कमेंट कि पॉजिटिव तो है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ 0.13 ही आ रहा है तो अगेन आई कैन कमेंट पॉजिटिव तो है लेकिन हार्डली, राइट। तो बेउ साथे रखा है, हाँ चाल तो नुकसान नहीं करे, राइट। ये समझ में आया why correlation is better than covariance? Because covariance does not have a defined range, correlation has got a defined range, right? और ये जो SAS भी है ना, इसके बदले कभी कभी सिग्मा या सिग्मा भी लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ठीक है। तो वो सब इंटरचेंजेबल है हमारे पर्पसेस के लिए, समझ में आया? ओके, एंड अनदर थिंग कि कोवेरियंस भी अगर फाइंड करना है तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू कोरिलेशन इंटू एस इंटू एस डी, वो भी हो जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कि कोवेरियंस इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कोरिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बी। સર બેની એપ્લિકેશન કઈ રીતે અલગ છે? કોરિલેશન આપણે શેમાં યુઝ કરીશું? આપણે બંને મેથેમેટિકલી તો બંને યુઝ કરી શકીએ, એકના બદલે બીજું, પણ સમજવા માટે કોરિલેશન વધારે ઈઝી પડે કારણ કે -1 કારણ કે रेंज છે। अच्छा, एंड अगेन कैल्सी में हमने एंटर किया ना, अभी मैंने आपसे इंडिविजुअली करवाया था, बट वो एक्स और वाई दोनों डालोगे ना, अभी क्या करो एक्स और वाई दोनों डाल दिए, वाई में जो 1 आ रहा था ना उसके बदले ये एंट्री करो, ओके, एक्स में ये वाई में ये, और 5 पैर डाल दोगे ना, और फिर वो डेटा वो जाते हो ना स्टैट में, तो उसमें आगे जाओगे ना एक लास्ट आता है तो आर आ जाएगा, कोरिलेशन आ जाएगा। तो चेक करो कोरिलेशन 0.13 ही आ रहा है ना, मॉडिफाई नहीं कर सकते क्या चीज डाटा जो लास्ट में कर तो सकते हैं, मतलब कोई मिस्टेक हुई हो तो हाँ फाइनल कंप्यूट कर दिया और पता चला कि माइनस का प्लस ले लिया तो रिटर्न जाके उसको कर तो सकते होंगे, बट देखना पड़ेगा। करोगे गलती એ યાદ રાખીને તમારે કરવું પડે। सर एरर आई है हमारा, ये रिग्रेशन में सब हमारा में एरर आई है क्या डेटा तो ये क्या आ रहा है ये क्या आ रहा है? y3 y4 ये वाली सेकंड 8 कर सेकंड स्टेप खाली सेकंड 8 डाउन आता जाएगा सबसे लास्ट सेकंड 8 खाली सेकंड नहीं पहले આપણે જે પેલું કરતા હતા ફર્સ્ટ ઓપ્શન માં 1 હવે તો ખરાબ
हाँ नहीं और एक डाउन करो कितने काम हाँ एक तो जीरो है। जीरो को खेल नहीं अपना फॉर्मेट में तो એવું જ નહીં તમે શું सेकंड ए हाँ भाई हो गया कोरिलेशन आ रहा है हाँ कोरिलेशन आ रहा है 0.30 और देखो ये कोवेरियंस टीडियस था ना कोवेरियंस वाज टीडियस बट अगर कभी जरूरत पड़े तो कैल्सी से कोरिलेशन मिल जाएगा और ऐसे और एस भी मिल जाएगा हाँ स्टैंडर्डाइजेशन ए और स्टैंडर्डाइजेशन बी तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोवेरियंस आ जाएगा राइट समझ में आया ठीक है अच्छा तो ये जो हमने बात की ना हमने क्या क्या बात की दो टाइप की एवरेज मतलब वो रिटर्न हुआ फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वो एक चीज का रिस्क और फिर कोवेरियंस कोरिलेशन वो दो चीजों का रिस्क लेकिन ये सब कुछ क्या था हिस्टोरिकल डेटा था सपोज फ्यूचर वाला डेटा है अगर फ्यूचर वाला कोई डेटा होगा कि सपोज मैं रिलायंस खरीदता हूं शेयर और एक साल रखूंगा राइट तो एक साल में रिटर्न कुड बी 8% कुड बी 10% एक्सक्यूज मी कुड बी -5% राइट तो अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी होगी तो उसकी क्या दी होगी प्रोबेबिलिटी तो सपोज प्रोबेबिलिटी इज 0.3 0.6 एंड 0.1 राइट तो इसमें भी जैसे हम उसमें एवरेज निकाल रहे थे इसको एवरेज इस केस में एवरेज को क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू सपोज ये रिलायंस ए है स्टॉक तो ए का एक्सपेक्टेड वैल्यू तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलता है कि हर एक रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और सब कुछ ऐड कर दो बराबर तो ऐसा बोल सकते हैं कि आने वाले एक साल में ऑन एन एवरेज रिलायंस का रिटर्न 7.9% होगा बराबर फिर इसका भी रिस्क ढूंढना पड़ेगा तो सिमिलर मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन एस या सिग्मा ए क्या करने का लास्ट में स्क्वायर रूट तो लेना ही पड़ता है बराबर और क्या करते थे हर एक में से एवरेज माइनस करो स्क्वायर करो इसमें प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करने का है मतलब इंटू 0.3 प्लस 10 माइनस 7.9 स्क्वायर इंटू 0.6 और लास्ट में -5 माइनस 7.9 स्क्वायर इंटू 0.1 ये फाइंड कर लो
कई इसमें कोई शॉर्टकट भी नहीं है, कुछ नहीं है। અમારે તો સર પેલા બ્રેકેટ યુઝ કરવા પડશે ને. हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज इज द स्टैंडर्ड सॉरी उससे कितना डेविएट हाँ होगा डिवाइड होगा। वही हुआ हाँ। इसका फॉर्मूला સર હા 4.4 स्क्वायर रूट लेके कितना है? 4.39 4.4 ही लिख रहा हूँ। 4.4%, बराबर। ये ए का रिस्क हुआ। ऑन एन एवरेज ये शेयर 7.9% रिटर्न देगा, लेकिन रिस्क है 4.4%, बराबर। अब इसमें भी दो हो सकते हैं, राइट, कि कोई दूसरा शेयर है, जब ये 8% है, ये 5% है, ये 10 है और 15 है, सपोज 5, 10 और 15, प्रोबेबिलिटी तो यही की यही, तो इसका भी फाइंड करो, EX B और सिग्मा B। मॉड्यूल खोलेंगे ना तो 3 घंटे पर वो जरूरी है। आई एंजॉय टाइम मॉड्यूल हाँ क्या आया -42.5 क्या आया?
प्रोबेबिलिटी अलग थी भाई। x01 જે આપણે નાખતા હતા એમાં સીધી પ્રોબેબિલિટી જ નાખીએ પણ બે વસ્તુ તો છે જ ને, x ને y તો છે જ, ત્રીજી વસ્તુ પ્રોબેબિલિટી છે ને એટલે મલ્ટીપ્લાય કરીને ખાલી આમાં જો બહુ મગજ દોડાવવું હોય ને તો એવું કરી શકો, ये 0.3 0.6 0.1 है, 3 6 1 गिनो तो ये पैर 3 बार डालने की, ये पैर 6 बार डालो, ये पैर 1 बार डालो और फिर फाइंड करो तो हो जाएगा। बट ठीक है, ये ज्यादा सिंपल रहेगा क्योंकि जनरली ऐसा प्रोबेबिलिटी वाला डेटा होगा ना तो 2 या 3 टर्म से ज्यादा नहीं होगा। हिस्टोरिकल में तो क्या 5-6 साल का हो सकता है, प्रोबेबिलिटी वाले में 2 या 3 बहुत हो गए। સર મલ્ટીપ્લાય કરીને Sorry. એ અને બી જોડે પ્રોબેબિલિટી મલ્ટીપ્લાય કરીને જ નાખી દીધું That I don't know. ટ્રાય કરવા જેવું લાગે થઈ જાય कर जो, ट्राई कर जो। जो x1 डेटा है वो सीधा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को करोगे कि कोई एक को करोगे? xy માંથી જાય તો કોવેરિયન્સ આવી જાય ને करके देख। ये तो बताओ क्या आ रहा है? सर पर एक्चुअली आपने इधर प्रोबेबिलिटी सेम रखा है, नहीं रहेगा, ये सारे जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। ये कोई एक स्टॉक का, अच्छा 2 स्टॉक अलग अलग होने चाहिए, दो स्टॉक अलग है, स्टॉक अलग है ना? मतलब एक ही स्टॉक की, हाँ बराबर। कि भाई रिलायंस का रिटर्न 8% है और दूसरे स्टॉक का 5% है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3। कोवेरियंस कितना आ रहा है? -6.62 और फिर कोरिलेशन, सेम फार्मूला, कोवेरियंस अपॉन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस। पर नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, जीरो डालना वो डेटा है -0.5 के करीब आएगा, कितना आ रहा है? 0.50 तो -0.5, so नेगेटिव है and it's a good number, right? 0.5 तो moderately negative correlation है। ઓલામાં નથી આવતું ઓલામાં ના આવે समझ में आया, राइट? और ये मैं जो करवा रहा हूं ना, ये चीज FRM हो या CFA हो, पोर्टफोलियो में भी आता है और मैथ्स में भी आता है। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे इज आल्सो कॉल्ड पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स, राइट? कि हिस्टोरिकल डेटा हो या फ्यूचर वाला डेटा हो, हमको एक चीज का रिस्क रिटर्न और 2 चीज का कोवेरियंस कोरिलेशन इतना आना चाहिए। मैन्युअली भी आना चाहिए, जो फंक्शंस है वो फंक्शन के थ्रू भी आना चाहिए, राइट? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पोर्टफोलियो। समझ में आया? हाँ, पर कोरिलेशन बताइए उसका रिलेशन क्या होगा? कोरिलेशन हाँ मतलब वो -1, मतलब -0.5 अपना आंसर आया, हाँ और कोरिलेशन हमेशा -1 से +1 के बीच में ही होगा, हाँ ऐसी प्रॉपर्टी है उसकी। तो -0.5 पे हम कमेंट कर सकते हैं कि मॉडरेट नेगेटिव है। सपोज -0.9 आता तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, ये मॉडरेटली नेगेटिव। सपोज -0.1 आया होता तो 0 इज न्यूट्रल, नो रिलेशनशिप। 1 1 is perfect positive, -1 is perfect negative. But always remember कि correlation is a measure of linear association। मतलब अगर दोनों स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं तो ही ये काम करता है, बट जनरली हम ऐसा ही मान के चलते हैं, ठीक है? मतलब तू x और y प्लॉट करे ना ऐसा कि सपोज
स्टॉक ए और स्टॉक बी, अलग अलग पॉइंट्स, तो ब्रॉडली इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों के बीच का रिलेशनशिप कुछ ऐसा है तो कोरिलेशन और इन सब का मतलब नहीं है। अगर कर्व है तो कोरिलेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ही इसका मतलब है। समझ रहे हो? ठीक है, कर्वेचर हो सकता है। हाँ हो सकता है ना, कौन सी रिलेशनशिप ऐसा है अगर तो कर्वेचर भी हो सकता है। वो डिपेंड ऑन क्वालिटी फैक्टर्स ऐसा कुछ होगा। हाँ मतलब अंडरलाइन रिलेशनशिप क्या है, सपोज तू ऐसा बोलेगे नंबर ऑफ इयर्स और एनुअल कंपाउंडिंग के हिसाब से जो इंटरेस्ट होगा तो वो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है ही नहीं, तो उसमें फिर ये सब कोरिलेशन करने का मतलब नहीं ऐसा। और सर जनरली ये जो कोरिलेशन होता है वो हाँ। रिटर्न के बेसिस पे फाइंड करते हैं। रिटर्न के बेसिस रिटर्न के बेसिस और मतलब फाइनेंस में, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में। बाकी स्टैटिस्टिक्स में तो कोई भी दो चीजों का कोरिलेशन निकाल सकते हैं। सपोज मेरे यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका वजन कितना है और टेस्ट में स्कोर कितना है, उसका भी मैं कोरिलेशन निकाल सकता हूँ, राइट? तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, बट रिलेशन, अरे इन्वेस्टमेंट और उसमें फाइनेंस में दो चीजों का रिटर्न, उसके बीच कितना कोरिलेशन ऐसा और इंडेक्स का ये सब चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडेक्स के सामने कर सकते हैं। जनरली स्टॉक और इंडेक्स का जो कंपैरिजन हाँ, होता वो है उसके इससे होता है और कोरिलेशन इससे होता है। हाँ, इंडेक्स और एंड बीटा भी स्टॉक के होता है। बीच में। इंडेक्स और स्टॉक के बीच में हाँ, वो भी आएगा, अपने को आएगा। हाँ। यहाँ तक ठीक है, फाइन, ओके, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम अपने आगे जाएंगे जिसमें वी विल कंबाइन टू एसेट्स, दो एसेट को कंबाइन करके पोर्टफोलियो बनाएंगे और फिर उसका रिस्क रिटर्न देखेंगे। बट ये आना चाहिए नेक्स्ट वीक का ट्यूसडे। सर आज संडे से कराओ। हाँ तो आज सैटरडे तो होना सर, सैटरडे इकोनॉमिक्स है। सैटरडे को एफआर रेशियो कराओ તમે ઈકો मारू इको 25 बुक मैंने बोला 2020 की आ रही है, मतलब मंडे तक आ जाएगी। तो ये जो टॉपिक है इसमें अभी क्लास होती है 2 बार। मतलब आज कोई बुक इन लोगों को हिस्टोरिकल रिटर्न है तो बोलो स्ट्रॉन्गली 10 साल के रिटर्न है। अब क्लाइंट को बोलना है ऑन एवरेज क्या रिटर्न है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक एवरेज करना है, अरिथमेटिक नहीं। क्यों? क्योंकि तो कंपाउंडिंग का फंडा होता है, तो ज्योमेट्रिक जो रिटर्न नहीं होगा उसका सब में 1 ऐड कर देगा, ठीक है। फिर सबको मल्टीप्लाई, तो 5 साल के रिटर्न है, सब में 1 ऐड कर दिया, ठीक है, उसका टोटल, उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और रेज़ टू 1/6। हाँ मतलब 5 है तो रेज़ टू 1 का और फिर क्योंकि पहले सबने 1 ऐड किया तो माइनस मतलब वो कंपाउंडिंग फिगर आ जाए। हाँ वो कंपाउंडिंग फिगर है। पर इसमें अपना कितना कंपाउंडिंग वो कैसे पता चले? अपना कंपाउंडिंग मतलब हर साल ये रिटर्न मिला 5 साल का। नहीं तो सपोज 7 फर्स्ट या 7 मिला, फिर हाँ, 6 मिला, फिर 3 हाँ। मिला, फिर ऐसा अलग अलग बराबर रेट होगा। 5 साल का है सर। हाँ हाँ हाँ। तो हर साल इतना रिटर्न मिला कंपाउंडिंग। अच्छा ओके ओके ओके। तो आंसर है 5.5। तो भाई मतलब आपका पैसा 5.5% बढ़ा हर साल। मतलब शुरुआत में जो 5% मिला वो अगर हमने उसमें री इन्वेस्टमेंट किया हाँ, तो ये फिर ये reinvest- कितना रेट आया? ऐसा री इन्वेस्टमेंट के साथ वो वही ना कंपाउंडिंग मतलब उसमें सब आ गया ना। इन्वेस्टमेंट के साथ संडे शायद पहले तो बना किया।